नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जनवरी से लेकर के अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी डेट वाइज 1 2 सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे आपको सब न्यूज मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अगर आपने जनवरी फरवरी न्यूज 2 महीने की बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ ली है तो वैसे बहुत कुछ आपका करंट अफेयर में सही हो जाता ना। तो चलो फिर देखो आगे का क्या है पॉइंट। बात करते हैं 17 फैब की ना। 17 फैब। तो विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? देखिए, पेंगोलिन के बारे में क्या है, जैसे कुछ चीजें हमारे यहाँ नहीं है, एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि जीव है पेंगोलिन ना। तो जैसे कुछ चीजें, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डायनासोर वगैरह, तो कभी वो सबसे बड़े होते थे जीव, लेकिन आज के टाइम में नहीं, उनका इतिहास हो गया पूरा अपने आप में। तो विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पेंगोलिन मैंने पढ़ा दिया तो पेंगोलिन ही सिर्फ आपको पढ़ना है। बहुत सारे डेज होते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि एक एक डेट में चार चार पांच पांच दिवस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो विश्व पेंगोलिन एक प्रकार का, जैसे गूगल से अगर हम आपको दिखाएं तो एक पेंगोलिन बड़ा सा एक जीव होता है ना, पेंगोलिन। कभी आप करिएगा गूगल तो देखिएगा उसका इमेज। तो वो मनाते हैं हम लोग 15 फरवरी को, राइट। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, चूंकि लेटेस्ट में होता है तो जब आप पेपर देने जाते हो, तो जैसे मान लीजिए आपका पेपर जून में हुआ, तो आप क्या करो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक की न्यूज या मई तक की न्यूज को आप अच्छे से करके जाओ फोकस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया ना। तो इंदौर ऑप्शन होगा, नई दिल्ली होगा, और भोपाल होगा, सूरत होगा। तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे। द राइट आंसर नई दिल्ली। अब पढ़ते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है और इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आपने सुना होगा एनएसडी होता है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ जो लोग 12th पास करते हैं तो उनके पास 12th पास करने के बाद क्या है कि एक्टिंग का वो कोर्स कर सकते हैं। एक्टिंग कोर्स कराया जाता है वहां। और अगर आप देखें तो यहाँ के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे मनोज बाजपेयी फिल्मी एक्टर हैं, अनुपम खेर जी, ऐसे कितने सारे लेक्चर होंगे जो एनएसडी के पढ़े हुए हैं। अगर आपको थिएटर में इंटरेस्ट है, अभिनय में इंटरेस्ट है, तो आप 12th करके एनएसडी में भी इंटर कर सकते हो। उसमें एंट्रेंस वगैरह कुछ टेस्ट वगैरह वो लेंगे या आपका एक परफॉर्मेंस देखेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये नई दिल्ली में है और यहीं पर इसका आयोजन हुआ है। अब क्या लिखा है इसमें कि इसमें मुख्य अतिथि थे गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। अब एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हु इज द टूर एंड ट्रेवल मिनिस्टर, तो डेट्स मीन्स पर्यटन। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका थीम क्या है? एक रंग श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना। थोड़ा सा थीम वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है कि हाल ही में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा सीजन कहाँ शुरू किया जाएगा? देखिए, हमने लिख दिया थर्ड सीजन, वो लोग थर्ड सीजन नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे पूछते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट का कोई मतलब ही नहीं है। तो पूछेंगे कि अभी हाल ही में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ शुरू किया गया, कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलने चाहिए, ऐसे देंगे ऑप्शन वो लोग। बड़ोदरा इज द राइट आंसर। अब इसकी शुरुआत क्या है, बड़ोदरा गुजरात से 1 मार्च से होगी। अभी टाइम है इसमें। और टोटल टीम 5 है। फाइनल मैच जो है वो ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ब्रेबोन स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है या किस शहर में है। तो ब्रेबोन स्टेडियम कहाँ पड़ जाएगा? मुंबई, इट इज द महाराष्ट्र ना। चलो इसके बाद पॉइंट देखेंगे। और कह रहे हैं हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की? जो आइंस्टीन रिंग वगैरह होती है। अब इसमें कुछ ऐसे ये सब स्पेस मतलब एजेंसियां हैं हर कंट्री की। ईएसए जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, नासा अमेरिका की हो गई, जाक्सा जापान की हो गई, ये रूस की हो गई ना, रॉसकॉस्मस ना। तो अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपना पहला आइंस्टीन रिंग खोज निकाला है ना। और वही यहाँ लिखा है ईएसए की स्टैब्लिशमेंट क्या है, और ईएसए का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस प्रकार का एक जो है प्रोसेस किया हुआ है।
अब इसके बाद क्या है, नासा तो अमेरिका का है और जाक्सा जापान का है, वो रूस का है। ये बता दिया कौन कौन किस देश की एजेंसी है। अपने यहाँ की देखेंगे तो क्या है, इसरो है स्पेस के फील्ड में, और डिफेंस के फील्ड में कौन है, डीआरडीओ है। तो दो हमारे यहाँ भी एजेंसियां हैं, इसरो एंड डीआरडीओ। ठीक है, सबकी अपनी अलग फंक्शनिंग है, सबके अपने अपने बनने का फॉर्मेशन अलग अलग है, एंड सबके हेडक्वार्टर चेयरमैन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है अभी हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ होता है। देखिए, बेल एक्चुअली में एक फल होता है। हम्म तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ऐसे ऑप्शन कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, एक ऑप्शन कर लेंगे भूटान, ठीक है, और एक ऑप्शन कर लेंगे नेपाल। ठीक है, अब कह रहे हैं बेल, बेल एक्चुअली में क्या है, एक प्रकार का पेड़ भी होता है और उसी में बेल का फल लगता है। तो एक्चुअली में ये समझिए कि ये भगवान शंकर जी को चढ़ाया भी जाता है और बड़ा उनका एक फेवरेट फल भी है बेल। तो अब बेल विवाह जो है ये तो नेपाल में होता है। तो होता क्या है, जो लड़कियां एक्चुअली में बहुत कम एज की होती हैं, पहले उनका विवाह बेल के साथ कर दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद उनका विवाह जो है सूर्य के साथ भी कर देते हैं वो लोग, जिससे उनका क्या है कि वो सब बचपन में ही हो जाता है। और उसके बाद मान लो अगर किसी वजह से उस महिला का पति मर जाता है, तो फिर उसको कभी विधवा नहीं माना जाता ना। तो मतलब ऑलरेडी उसके विवाह पहले से ही एक बेल विवाह हो चुका है ना। तो ये उनकी एक आस्था का विषय है, और इस प्रकार के कुछ लोग समुदाय में लोग होते हैं जो इस प्रकार के विवाह को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो इंसिडेंस है या जो ये इस प्रकार का व्यवस्था है, ये नेपाल में होती है। ठीक, बाकी नेपाल के बारे में अगर आप जानना चाहें तो वहाँ का जो है, नेपाल की कैपिटल क्या है, टूरिज्म कैपिटल उन लोगों ने क्या बनाई है, नेपाल के पीएम कौन है, केपी शर्मा ओली, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है, एक उत्तर प्रदेश हमारा है जो नेपाल को टच करता है, और भी कई स्टेट है जो नेपाल को टच करते हैं ना। तो ऐसे पढ़ना चाहे तो नेपाल के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा ना। चलो, इसके बाद क्या है पॉइंट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। लिखा है कि हाल ही में लोकसभा ने कितनी भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया। देखिए, पहले ये समझेंगे कि लोकसभा के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, ठीक है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, तो उनके पास देखा होगा एक हेडफोन होता है, इधर दोनों कानों में वो लग जाता है, और उसके बाद रियल टाइम उनको ट्रांसलेशन की सुविधा मिलती है। रीजन क्या होता, मान लीजिए कोई सांसद केरला से है और कोई सांसद जो है यूपी बिहार का है, तो जो केरला का सांसद होगा वो जाहिर सी बात हिंदी को उतनी कंफर्ट लैंग्वेज नहीं समझता है, आती है तो सो गुड है, ये तो इंग्लिश को प्रेफरेंस देगा, या अपनी लोकल लैंग्वेज जो केरलम बोली जाती है मलयालम, उसको प्रेफरेंस देगा वो। तो अगर वो कोई हिंदी वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसे भी तो समझ में आना चाहिए कि ये किस सेंस में क्या बात कहना चाह रहा है। तो ये बढ़िया रहता है। जस्ट यही सेम प्रोसेस अगर आप कोई केरला वाला व्यक्ति बोलता है तो बिहार यूपी पर भी लागू होता है, या कोई तमिलनाडु का बोलता है तो उस पर गुजरात पर भी लागू होता है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है कि ट्रांसलेशन सेवाओं में कुछ भाषाएं और ऐड की गई हैं। वही क्वेश्चन पूछा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो राइट आंसर इज 6। अब इसमें क्या है, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो लोकसभा में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ध्यान रखेंगे ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। एक बात तो ये समझ में आ गई, ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, ये बात समझ में आ गई ना, कोटा पड़ता है ना, कोटा से एमपी हैं, और ये लगातार दूसरी बार भी लोकसभा के स्पीकर बने हैं। अब अभी जो 6 भाषाएं शामिल गई उसमें बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है, संस्कृत है, और उर्दू को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की है। अभी तक 11 भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थी, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में ना। तो इस प्रकार से ऑलरेडी थी, 6 भाषाएं और जोड़ दी गई। फिर भी भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं उसमें से बहुत सारी भाषाएं नहीं अभी भी हैं, हो सकता है आगे और ऐड हो जाएं। भारत की संसद दुनिया के एकमात्र सांसद है, भारत की संसद दुनिया की एकमात्र संसद है, इसको ऐसे कर लीजिए, एकमात्र संसद है जो कई भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद सेवाएं
प्रदान करता है। जिस समय आप हेडफोन पहने होते हैं आपको तुरंत उसी भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है ना। तो एक बात हम लोग ये समझ लेंगे। फिर एक और क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को या मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कुछ इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है। यहाँ आदिवासी समुदाय आपको ज्यादा मिलेंगे। तो अभी देखा होगा मोदी जी ने जो है फ्रांस में एआई हुआ था कॉन्फ्रेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो उसी सम्मेलन में इंडिया ने एक प्रकार से सह अध्यक्षता की थी, क्योंकि जो अध्यक्षता की थी, तो जो सह अध्यक्षता की वो इंडिया ने की और जो मेन अध्यक्षता थी वो फ्रांस ने की। तो वो भी फ्रांस 2 दिन के दौरे पे थे, उसके बाद अमेरिका के 2 दिन के दौरे पे गए। तो आपको यही बताना है कि जो उन्होंने फ्रांस, एक देखा होगा मिरर गिफ्ट किया था, कुछ पीतल के भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे बने हुए थे उनको गिफ्ट किया था। तो ये पूछा गया है कि ये जो कलाकृतियां गिफ्ट की थी, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। वो हमने देखा होगा, अपने प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में जाते हैं तो उस कंट्री में अगर कोई प्रेसिडेंट, पीएम, उसका बेटा, पति, पत्नी, दामाद, तो इस प्रकार से वो एक प्रकार से गिफ्ट देते हैं जिससे उनसे रिश्ते और भी अच्छे बने। और गिफ्ट देने की बड़ी पुरानी परंपरा रही है लोगों में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है लास्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये डेफिनेट किसी ना किसी एग्जाम में आएगा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे क्वेश्चन को देखो और तुरंत लॉक करो, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं करना है। कह रहे भारत के एक नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता बनाए गए हैं, ठीक है। वो किस नंबर के हैं? ठीक, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा ये किस राज्य के हैं, किस कैडर के, इससे कोई मतलब नहीं। वैसे हैं तो ये लोग, ये तो केरला कैडर के हैं, लेकिन कैडर वगैरह कोई पूछता नहीं है आपसे, उसकी टेंशन ना लीजिए। रैंक पूछें किस नंबर के हैं, कुछ ऐसे दिया जाएगा ऑप्शन, तो इनकी रैंक 26 नंबर की है, ये ध्यान रखेंगे। और इनका कार्यकाल जो है वो 19 फैब 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और इनकी जर्नी काफी लंबी चलेगी ना, समझ रहे हैं, क्योंकि जो चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर होता है इसका जो कार्यकाल होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, वो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स की आयु, जो भी इनमें से पहले पूरा होगा उसके आधार पे इनको हटना होता है, ठीक है। बाकी सीईसी का पद एक संवैधानिक पद है और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हमारे संविधान का जो भाग 15 है निर्वाचन, उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, 324 से 329 तक। और इन्होंने किसका स्थान लिया ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछ ले। राजीव कुमार का स्थान लिया है, ये 25वें नंबर के हैं ना, ये बात समझ में आई नहीं आई? और इसके बारे में हम आपको समझो कौन से नंबर के, 26 नंबर के है ना। और एक ही महिला रही है वीएस रमा देवी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही, मात्र 15 दिन के लिए रही हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे पॉलिटी में तो आपको और अच्छा मिल जाएगा। अब देखो इसके अलावा कुछ और पढ़ देते हैं, यहाँ पर अच्छे पॉइंट हैं। कह रहे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो गया। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधित नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बता देंगे भी क्या है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा, ठीक है। उन्होंने 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। अब मतलब कहने क्या है कि कार्यभार इनका 19 फरवरी से लेकर के 2025 से लेकर के फिर कहां तक जाएगा, 26 जनवरी 2029 तक। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये कार्यकाल रहेगा किसका? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का, ठीक है। वैसे इनका घर आगरा में है, यूपी से इनका संबंध रहा है, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा वगैरह से संबंधित है। काफी पढ़ी लिखी फैमिली है। फैमिली में कई सारे लोग डॉक्टर हैं, कई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं। अगर एक अच्छी प्रोफाइल है आगरा की, ठीक है। एक आगरा के जो बच्चे होंगे हो सकता है जानते भी हो।
ठीक है, तो ये 29 तक होगा। फिर इसके अलावा क्या है, उन्होंने 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके अलावा 1989 बैच के हरियाणा कैडर के जो आईएएस है, ये भी हम समझा देंगे आपको। आईएएस अधिकारी जो है विवेक जोशी, ये ध्यान रखेंगे, आईएएस अधिकारी हैं विवेक जोशी ना, को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित, ये हमें लगता है वही पॉइंट रिपीटेड हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं। अब आप समझिए काम की बात ना, देखो यहां समझिए आप काम की बात। अब देखो क्या ट्रैक चलेगा, इसको ध्यान समझो। अभी तक ट्रैक क्या था, कुछ ट्रैक ऐसे चलता था, राजीव कुमार, ये हो गए आपके सीईसी, ठीक है, और 2 ईसी होते थे। एक तो यहां नाम किसका हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार का, और ये हो जाएंगे सुखवीर सिंह संधू, ठीक। अब ट्रैक क्या किया, अब ट्रैक ये हुआ कि चूंकि नियम यही कहता है ये 25वें नंबर के हैं, तो नियम ये कहता है कि अब अगले ये बनेंगे, फिर अगले ये बनेंगे। देखो यहां, तो अब क्या हो गया, अब जो सीईसी है उनका नाम क्या हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये हो गए 26वें नंबर के। अब इनके अंडर में भी आपको एक ईसी चाहिए और 2 ईसी चाहिए ना, तो एक ईसी कौन हो जाएंगे, सुखबीर सिंह संधू, क्योंकि ये सीनियर हैं और पहले से भी हैं, सुखबीर सिंह संधू, ये हो गए। और अब जो अगला ईसी क्या होना चाहिए, अगले ईसी का नाम है डॉक्टर विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी। अब ये ट्रैक चलेगा। अब मतलब कहने का ये है कि सुखबीर सिंह संधू का जो कार्यकाल है वो 2028 में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो इनको मौका नहीं मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी है, ये 2029 तक रहेंगे ना, तो इनका कार्यकाल 28 में पूरा हो जाएगा, वही 665 वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये 28 में ही हट जाएंगे। इसका मतलब जो विवेक जोशी है इनको ज्यादा मौका मिल जाएगा और इनका कार्यकाल रहेगा 20 मई से लेकर के 2031 तक। ये बात आपको भूलनी नहीं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से आप समझ लेना, इसको नोट करना, ठीक है, ये चीज आपको भूलनी नहीं हर हाल में। ये ट्रैक ऐसे रहेगा, वही लिखा है। तो इसीलिए सुखबीर सिंह संधू को 27वां बनना चाहिए, लेकिन ये बन नहीं पाए क्योंकि इनको मौका नहीं मिलेगा। मौका उनकी जगह मिल जाएगा विवेक जोशी को, तो विवेक जोशी 27वें नंबर के रहेंगे और यही अगला लोकसभा चुनाव करवाएंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। बीच में कुछ परिस्थितियां नहीं बदली, किसी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम ना आई, तो ये भी कंडीशन ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं होगा। चलो ठीक है, तो हमें लगता है ये पॉइंट यहां तक कंप्लीट है। थैंक यू सो मच, ठीक है। और बाकी इसके बाद फिर आपको अगले वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे या वो भी आपको मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, थोड़ा बहुत शेयर करते रहिए, जिससे थोड़ा सा और बच्चे भी जान जाए, जुड़ जाए। और सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तो आपके सब लोग इष्ट मित्र रहते हैं, सबके मोबाइल में कोशिश करिए सर्वोदय इंस्टीट्यूट से वो लोग जुड़े। थैंक यू सो मच।